एक्सचेंज का नेक्स्ट टाइप देखेंगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या करना है, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। जो भी ट्रांजैक्शंस दिए हैं उसको मैं पहले डायग्राम में अगर रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरे से एरर नहीं होने वाले हैं। इसके ऊपर मार्क्स है क्या, ये है क्या, मार्क्स के लिए ही सब कुछ नहीं होता। डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि फुल मार्क्स मिलेंगे या बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। हमसे एरर्स नहीं होने वाले हैं, हमसे मिस्टेक नहीं होने वाली है, इसलिए वो डायग्राम होता है। ठीक, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हम विदाउट डायग्राम कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो आ जाते हैं क्वेश्चन में। साइली सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनाली फॉर ₹40,000। तो पहले सबसे पहले जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हु सोल्ड द गुड्स टू हूम, ये सबसे पहले देखा जाएगा। साइली सोल्ड गुड्स टू मनाली, दैट मींस साइली इज सेलर एंड मनाली इज परचेसर। जो साइली है सेलर, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम में रिकॉर्ड कर देंगे। साइली सोल्ड गुड्स टू मनाली, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है सेल, अमाउंट ऑफ सेल इज 40,000। सारे डिटेल्स हम डायग्राम में लिख देते हैं ताकि आपको वापस क्वेश्चन की तरफ देखने की जरूरत नहीं रहेगी। देन डेट दिया नहीं है तो डेट हम लिखेंगे नहीं। साइली ड्रॉज अ बिल ऑन मनाली फॉर 4 months फॉर द अमाउंट ड्यू। जितने का उसने गुड्स सोल्ड किया वो सेल क्रेडिट सेल होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो भी सेल रहेगा वो क्रेडिट सेल ही रहेगा। क्रेडिट सेल होने के कारण ही बिल ड्रॉ किया जाता है। उससे जो 4 months के बाद अमाउंट रिकवर करना है तो उसका रिटर्न प्रॉमिस हम बना के रखेंगे। उस रिटर्न प्रॉमिस को हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो ये बिल ड्रॉ किया साइली ने, तो दैट मींस हु ड्रॉज द बिल, साइली। जो बिल ड्रॉ करता है उसे हम कहते हैं ड्रॉवर, एंड जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं ड्रॉई। दैट मींस इन दिस क्वेश्चन साइली इज ड्रॉवर एंड मनाली इज ड्रॉई। तो हम रिकॉर्ड करते हैं साइली ड्रॉज द बिल ऑन मनाली, मनाली एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न इट टू साइली। दैट मींस योर सेकंड ट्रांजैक्शन आपका रहेगा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। कितने अमाउंट का बिल ड्रॉ किया, फॉर द अमाउंट ड्यू, यानी जितना गुड्स का सेल का अमाउंट रिकवर करना था उतने अमाउंट का बिल ड्रॉ किया। बट ये बिल का कोई पीरियड होगा। कितने मंथ्स के लिए बिल ड्रॉ किया है, फॉर 4 months। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया कि ये बिल 4 months के लिए ड्रॉ हुआ है। यानी ये रिटर्न प्रॉमिस साइली ने अपने फॉर सेफर साइड बना दिया और ये साइन करके अपने पास रख लिया। जब 4 months का पीरियड रहेगा तो 4 months तक साइली इस बिल का क्या क्या कर सकती है, हम सबको मालूम है, बट याद होना चाहिए। उसके पास रहेंगे 4 ऑप्शंस। फर्स्ट, बिल रिटेन, अपने पास रखेगी 4 months तक। सेकंड, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, अगर उसको इमीडिएट पैसा चाहिए तो वो बैंक के पास डिस्काउंट करके कैश ले सकती है। थर्ड, बिल एंडोर्स, अगर उसको किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है तो वो बिल दे सकती है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक को हम कलेक्शन के लिए बिल सेंड करते हैं। तो उसने इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज किया, चारों एक साथ तो नहीं होगा, इसमें से कोई ना कोई एक ही ऑप्शन चूज किया जाएगा। दिया हुआ है मनाली एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू साइली, मनाली ने उसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। ठीक, तब तक वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता। आफ्टर अ मंथ, अंडरलाइन आफ्टर अ मंथ, साइली डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक at 12% per annum। साइली इमीडिएट बैंक के पास नहीं गई। साइली आफ्टर अ मंथ, यानी बिल ड्रॉ होने के बाद उसने 1 महीना कुछ भी नहीं किया और 1 महीने के बाद वो बिल लेके किसके पास गई, बैंक के पास। पर बैंक को 2 रीजन से हम बिल दे सकते हैं, फॉर डिस्काउंटिंग पर्पस एंड फॉर कलेक्शन पर्पस, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर हम बैंक को बिल डिस्काउंटिंग करते हैं दैट मींस बैंक आपको इमीडिएट पैसा दे देती है। बट अगर मैं बैंक को कलेक्शन के लिए देती हूँ तो बैंक आपको अमाउंट कब देगी, आफ्टर कलेक्टिंग इट फ्रॉम मनाली, उसके बाद वो अमाउंट ट्रांसफर करती है साइली को। यहाँ क्या हुआ,
बैंक ने क्या किया, इमीडिएट सैलरी को अमाउंट पे कर दिया, बट इसके लिए बैंक चार्जेस लेती है। कितना चार्जेस डिडक्ट किया, 12% पर एनम। हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंस का मीनिंग होता है पर एनम, यानी ये 12% चार्जेस 12 मंथ्स के, बट बैंक पूरे 12 मंथ्स के चार्जेस डिडक्ट नहीं करती। बैंक उतने चार्जेस डिडक्ट करेगी जितना उसके लिए वेटिंग पीरियड होता है, ठीक। तो बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट डिडक्ट करके अमाउंट सैलरी को हैंडओवर की। तो बैंक ने कितने चार्जेस डिडक्ट किए, कैलकुलेट करते हैं। 12% हम कैलकुलेट करेंगे 40,000 पे, 40,000 पे 12% अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो आता है 4,800, दैट इज फॉर 12 मंथ्स। पर एनम है, यानी ये 12 मंथ्स के लिए आया है, बट बैंक पूरे 12 मंथ्स के चार्जेस डिडक्ट नहीं करती। बैंक को अब अमाउंट, अभी तो उसने साइली को दे दिया, बट साइली ने कहा बिल रखो, मुझे पेमेंट करो, और आप किससे कलेक्ट कर लेना, मनाली से कलेक्ट कर लेना। यानी बैंक के लिए वेटिंग पीरियड कितना है वो जानना है। क्या साइली ने इमीडिएट बैंक को डिस्काउंटिंग किया या आफ्टर अ मंथ? आफ्टर अ मंथ। पीरियड ऑफ बिल कितना है, 4 मंथ्स का है, बट बैंक को उसने कब दिया, 1 महीने के बाद। तब बैंक मनाली को रिकवर, मनाली से रिकवर करने के लिए कब जाएगी, 3 मंथ्स के बाद जाएगी। यानी बैंक को जब मिला उसके बाद 3 मंथ्स के बाद जाएगी। तो बैंक के लिए वेटिंग पीरियड इज 3 मंथ्स, इसीलिए बैंक डिस्काउंट डिडक्ट करेगी फॉर 3 मंथ्स। इसीलिए 12 मंथ्स डिस्काउंट इज 4,800, 3 मंथ्स डिस्काउंट इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4,800 into 3 upon 12, 3 4s are, that means 1,200। यानी बैंक ने कितने चार्जेस डिडक्ट किए, 1,200, यानी आउट ऑफ 40,000 बैंक अपने चार्जेस डिडक्ट करेगी 1,200 और कैश हैंडओवर करेगी 38,800 टू साइली। उसने पैसे दे दिए, बट ये अमाउंट वो फ्यूचर में किससे रिकवर करेगी, बैंक मनाली से। कब करेगी, उसके बाद बिल बनने के बाद, और 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, 3 मंथ्स के बाद, क्योंकि टोटल बिल कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ था, 4 मंथ्स के लिए। तो मनाली 4 मंथ्स के बाद ही पेमेंट कर सकती है। तो बैंक और 3 महीना रुक जाएगी और 3 मंथ्स के बाद मनाली से अमाउंट रिकवर करेगी। इसीलिए बैंक ने 3 मंथ्स के चार्जेस डिडक्ट किए, ठीक। अब बिल है बैंक के पास। तो ड्यू डेट, ड्यू डेट यानी जिस डेट को हमें मनाली से अमाउंट मिलने वाली है। ड्यू डेट पे क्या हुआ, ऑन ड्यू डेट, दैट इज मैच्योरिटी डेट, बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल इज डिसऑनर्ड। बैंक ने बताया कि बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर्ड। यानी जब बैंक मनाली के पास गई तो मनाली ने बिल डिसऑनर कर दिया, दैट मींस थर्ड ट्रांजैक्शन आएगा डिसऑनर। देन बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹300। अब बैंक और साइली के रिलेशंस अच्छे होंगे तो बैंक ने क्या कर दिया, ये फैक्ट कहां नोट कर दी, नोटिंग चार्जेस दिए यानी नोटरी पब्लिक को, कोर्ट में जाके बता दी। कौन से डिपार्टमेंट में, नोटरी पब्लिक। फैक्ट लिखने के लिए बैंक को चार्जेस देने पड़े। कितने चार्जेस दिए, 300 रुपीस। किसने पे किए, बैंक पे दिया है। तो हम एरो शो करेंगे बैंक से कोर्ट के तरफ, और बैंक ने ये फोर्थ ट्रांजैक्शन में नोटिंग चार्जेस पे करके रखे हैं। कितना अमाउंट, 300। और बैंक ने ये फैक्ट बता दी कि बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, ठीक है, पैसा किसी को भी नहीं मिला। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज मनाली रिक्वेस्टेड साइली टू रिलीव द बिल। मनाली ने कहा ये बिल को कैंसिल करना है, मैं अभी आपको पेमेंट कर नहीं सकती। तो क्या हुआ, साइली एग्रीड ऑन कंडीशन। साइली ने कहा ठीक है, आप अभी पेमेंट नहीं कर रहे हो, हमें मंजूर है। मनाली शुड पे 20,000 इन कैश along with noting charges। साइली ने कहा फुल अमाउंट नहीं दे सकते हम, बट आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 20,000 एंड नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे। यानी मनाली ने आफ्टर ड्यू डेट कुछ पार्ट पेमेंट किया। कितना
पार्ट पेमेंट किया 20,000 along with noting charges, यानी 20,000 प्लस 300 मनाली ने इसको पेमेंट कर दिया, साइली को पेमेंट कर दिया। तो हम शो करेंगे मनाली से साइली की तरफ एरो। फिफ्थ ट्रांजैक्शन कैश 20,000 प्लस नोटिंग चार्जेस दैट इज 20,300। साइली को मनाली ने इतना पेमेंट कर दिया, ऐसा दिया हुआ है। मनाली शुड पे 20,000 इन कैश along with noting charges and accept a new bill for the balance amount with interest at 15% per annum for 3 months and accept a fresh bill। अब ये फ्रेश बिल कहाँ से आया? फर्स्ट बिल का अमाउंट कितना था? 40,000। तो साइली को मनाली ने पूरे 40,000 रुपीस देने चाहिए, बट मनाली ने क्या कर दिया? बिल को डिसऑनर कर दिया, इसलिए नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़े। यानी 40,000 बिल का और नोटिंग चार्जेस 300, ऐसे हमें मनाली से रिकवर करने हैं 40,300। बट इसमें से उसने कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया, कितना? 20,000 अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस, यानी उसने 20,300 दे दिए। यानी अभी भी मनाली से कितना अमाउंट रिकवरेबल है? 20,000 का। ये अमाउंट का उसने क्या किया? एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस। बैलेंस कितना है? 20,000। इस पे उसने नया बिल एक्सेप्ट किया, बट सिर्फ बिल नहीं, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। साइली ने कहा लेट पेमेंट कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 15%। यानी 15% हमें किसी ना किसी का कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ऑन बैलेंस अमाउंट। जो लेट पेमेंट होने वाला है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जो अमाउंट मिल चुका है उसके ऊपर इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे। तो बैलेंस कितना है? 20,000। 20,000 पे 15%, 3,000, बट दिस इज इंटरेस्ट रेट फॉर पर एनम, दैट मींस फॉर 12 मंथ्स। हम इंटरेस्ट कितना चार्ज करने वाले हैं? दिया हुआ है फॉर 3 मंथ्स। तो 12 मंथ्स इंटरेस्ट इज 3,000। तो 3 मंथ्स इंटरेस्ट इज हाउ मच? 3,000 into 3/12, that means 750 is the amount of interest। 750 is the amount of interest। ठीक, तो 750 का मुझे पहले इंटरेस्ट सेपरेटली रिकॉर्ड करना है, सबको मालूम है। तो हम नेक्स्ट दिखाएंगे, पहले इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है एंड नया बिल ड्रॉ हो रहा है। बैलेंस प्लस इंटरेस्ट दैट इज 20,750, नया बिल ड्रॉ हुआ। And these arrangements were carried through before the due date। Manali was declared as insolvent। Manali insolvent हो चुकी है, इंस्टॉलमेंट हो चुकी है, यानी वो अमाउंट पे नहीं कर सकती। तो नए बिल को सबसे पहले क्या कर दो? डिसऑनर। और फिर देखो कि उसके स्टेट से हम कितना अमाउंट रिकवर कर पा रहे हैं। रिकवरी इज 40% फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट। इस तरीके से इस क्वेश्चन में टोटल 9 ट्रांजैक्शंस है। ये सबको आता है, मुझे मालूम है, ठीक। बट जहां जहां मेन पॉइंट रहता है, जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, उसको किस में इंक्लूड करना, ये सबको समझ में आना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या दोनों बुक्स के लिए इंटरेस्ट पूछी है क्या? नहीं, एग्जाम में आपको दोनों बुक्स में इंटरेस्ट नहीं पूछेंगे, आपको कोई ना कोई एक ही बुक में एंट्री पूछेंगे, बट सेकेंड बुक में आपको लेजर पूछ सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ साइली। साइली के बुक्स में ही एंट्रीज पूछी है, तो रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ साइली। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ साइली। Prepare format for journal
एग्जाम पे पूरा लिखना है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट पूरा लिखा जाता है तो ही पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास डायग्राम है। अब बार-बार क्वेश्चन में देखने की जरूरत तो है नहीं, डायग्राम की हेल्प से अब हम करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ साइली। सभी सोचेंगे पहले साइली सोल्ड गुड्स टू मनाली, सबको एंट्री आती है, क्या एंट्री पास करेगी साइली? साइली सोल्ड गुड्स, दैट मींस ट्रांजैक्शन साइली के लिए सेल हो रहा है, बट ये सेल कैश सेल नहीं है, ये सेल क्रेडिट सेल है। तो फर्स्ट एंट्री में हमें सेल अकाउंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि गुड्स सेल हो रही है एंड सेल इज आवर ऑलवेज इनकम। एक लाइन ब्लैंक रखते हुए हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 40,000। बट डेबिट किसी ना किसी को करना है, बट मैं डेबिट कैश को नहीं कर सकती क्योंकि सेल के अगेंस्ट मुझे आज पेमेंट नहीं मिला, पर ये अमाउंट क्रेडिट सेल होने के कारण ये अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम मनाली एंड डेबिट फ्रॉम money is receivable. Manali account debit to sales account credit 40,000. Being goods sold on credit. Being goods sold on credit. Being goods sold on credit. ठीक, अब दूसरे बुक्स में हमें सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको वो सेकंड बुक में एंट्री पूछा ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं एंट्री सेकंड ट्रांजैक्शन। डायग्राम में अगर मैं देखती हूँ साइली ड्रॉज अ बिल ऑन मनाली, मनाली एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू साइली। इस पूरे ट्रांजैक्शन में बिल ड्रॉ हुआ, साइन करके साइली को मिला, दैट मींस फॉर साइली बिल इज कमिंग इन। उस बिल को साइली क्या नाम देती है? बिल्स रिसीवेबल, इसीलिए बिल इज कमिंग इन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। 2 who is giver of bill, ये बिल मिला बट who is giver? मनाली is giver, credit the giver। यानी कैश देने की जगह पे मनाली ने रिटर्न प्रॉमिस एक्सेप्ट करके दे दिया। बिल्स रिसीवेबल टू मनाली, being bill drawn and accepted, being bill drawn and accepted। Then third, Sally discounted the bill with her bank, यानी साइली ने अपने पास का बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दिया। That means for Sally bill is going out, पहले बिल बाहर गया तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं 2 लाइन्स ब्लैंक रखते हुए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। कितने अमाउंट का बिल बाहर जाएगा? जितने अमाउंट का बिल बना था, 40,000 का बिल इज कमिंग इन तो 40,000 का बिल इज गोइंग आउट। उसने अपने पास का बिल बैंक को दिया, जो मिला था वो बिल बैंक को दिया, बिल इज गोइंग आउट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अगेंस्ट 40,000 बिल बैंक ने साइली को फुल अमाउंट पे किया या चार्जेस डिडक्ट करके पे किया? चार्जेस डिडक्ट करके पे किया। कितना अमाउंट बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए? 1,200 और कैश कितनी हैंड ओवर की? 38,800। दैट मींस फॉर साइली कैश इज कमिंग इन, तो साइली कैश और बैंक दोनों करेक्ट दिया जाता है। 38,800, बट ये हमारी कंप्लीट एंट्री नहीं है। 40,000 के बिल के अगेंस्ट उसको 38,800 अमाउंट रिसीव हुई, दैट मींस 1,200 अमाउंट उसको कम मिली। जो कम अमाउंट मिली वो एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस साइली खुद बेयर करती है, वो किसी से रिकवर नहीं करेगी क्योंकि बैंक को उसने बिल अपने मर्जी से दिया है, तो वो जो लॉस रहेगा वो खुद बेयर करेगी। इसीलिए वो एक्सपेंस को नाम दिया जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो एंट्री पास होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बिग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। डिस्काउंटेड बैंक के साथ लिखता है या बिल डिस्काउंटेड भी लिखते हो तभी भी चलता है। अब थर्ड में थोड़ा सोचना पड़ता है।
देखती हूँ तो बैंक जा रही है मनाली के पास, यानी बिल बैंक के पास था। बैंक ड्यू डेट पे गई मनाली के पास, लो आपने प्रॉमिस किया पैसे दो। सबसे पहले बैंक अपने पास का बिल ऑफ एक्सचेंज मनाली को दे देगा, बट मनाली ऑनर द बिल और डिसऑनर द बिल। डिसऑनर द बिल यानी मनाली ने कहा मैं आज पेमेंट नहीं कर सकती। तो बैंक को मनाली से पैसे लेने थे, बट बैंक को मनाली से अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। जब बैंक को अमाउंट नहीं मिलेगा तब बैंक तुरंत किसके पास जाएगी? साइली के पास। क्या कहेगी? मनाली ने बिल डिसऑनर कर दिया है, अब मुझे मनाली से तो पैसा नहीं मिला, बट आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अमाउंट दे दी है ना, वो वापस करो। मैंने 3 महीना वेट कर लिया, अब मैं और वेट नहीं कर सकती। आप जाने और मनाली जाने कि आपके क्या मनाली पैसा दिवाती है या देती है, हमको यहाँ रोल खत्म करना है। तो बैंक को अगर मनाली से अमाउंट रिकवर नहीं होती तो बैंक ये अमाउंट कंपल्सरीली किससे रिकवर करती है? साइली से, क्योंकि उसको बिल साइली से मिला था। और साइली को कोई भी केस में बैंक को अमाउंट देना पड़ता है, क्योंकि साइली ने अमाउंट बैंक से ऑलरेडी दे दी थी ना, तो बैंक को अमाउंट उसको वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक और वेट नहीं कर सकती। बैंक को अगर ड्यू डेट पे मनाली से नहीं मिलते हैं तो वो ये कैश किससे रिकवर करेगी? साइली से। और साइली को कोई भी केस में बैंक को फुल अमाउंट देने पड़ते हैं, दैट इज 40,000। बैंक के लिए वो इनकम होता है 1,200 जो चार्जेस डिडक्ट करके साइली को दिए हैं, बट साइली से वो कितना अमाउंट लेगा? फुल 40,000 लेगा, फुल 40,000 लेगा। तो साइली के पास अगर कैश है तो देगी, नहीं है तो किसी से लोन लेगी, पर बैंक को उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो बैंक को मनाली से नहीं मिला तो बैंक ने ये कैश साइली से रिकवर की। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन में देखती हूँ तो तीनों पार्टीज इन्वॉल्व है। मनाली को बिल मिल रहा है, बैंक गई साइली के पास, साइली से पैसे ले लिए, साइली को पैसे देने पड़े, यानी सारी पार्टीज इन्वॉल्व है। बट हम बैंक के लिए नहीं सोचते, हमको यहाँ मनाली के लिए भी नहीं सोचना है, क्योंकि एंट्री सिर्फ साइली के लिए पूछी है। तो साइली बन के सोचना है, साइली के एंगल से सोचना है। साइली को तो बैंक को पैसे देने पड़े, दैट मींस फॉर साइली कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट। गोइंग आउट तो फोर्थ ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट देगी? फुल 40,000 देगी। ये लॉस उसने बेयर कर ही लिया है, ठीक। अब ये अमाउंट देना किसने चाहिए था? मनाली ने देना चाहिए था, बट मनाली ने नहीं दिया, इसीलिए साइली को देना पड़ा। तो साइली क्या सोचेगी? ये अमाउंट मैं किससे रिकवर करूंगी? मनाली से रिकवर करूंगी। तो वो ये लिख के रखेगी जो बैंक को उसने अमाउंट दिया है वो अमाउंट किससे रिकवरेबल है इन फ्यूचर? मनाली से। डेबिट फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल। ये रूल अप्लाई करते हुए मनाली को डेबिट किया जाएगा। डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, उसने लिख दिया कि ये अमाउंट मनाली से रिकवरेबल है। बिल डिसऑनर, वो डिसऑनर हुआ इसलिए साइली को अमाउंट देना पड़ा बैंक, ठीक ना। फिर डायग्राम में अगर मैं देखती हूं, डायग्राम में यहाँ पे मेरे नंबरिंग में लिखा है, अब बैंक पेड नोटिंग चार्जेस टू द कोर्ट। बैंक ने अपने पॉकेट से कोर्ट में नोट करने के लिए चार्जेस पे किए 300। उसने अभी तो अपने पॉकेट से दे दिया, पर ये अच्छा काम उसने किसके लिए किया? साइली के लिए किया। तो ये अमाउंट किससे रिकवर करेगा? साइली से। देखो हमने कोर्ट में फैक्ट बता दी और कोर्ट को हमने 300 रुपीज पे कर दिए, तो साइली को ये 300 रुपीज बैंक को देने पड़ेंगे। उसने साइली के बिहाफ पे उसने कोर्ट में जाके पे कर दिया, तो साइली क्या करेगी? ये अमाउंट बैंक को पे कर देगी। तो
तो बैंक को साइली जब अमाउंट पे करेगी, दैट मींस फॉर साइली कैश इज गोइंग आउट, तो कैश इज गोइंग आउट इसलिए कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक को पैसे दे रही है, यानी उसके अकाउंट से पैसा उतना बैंक डिडक्ट कर रही है 300। पर ये 300 वो सोचेगी मुझे ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है वो किसके कारण पे करना पड़ रहा है, ये नोटिंग चार्जेस क्यों पे किए गए, क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ। किसने किया बिल डिसऑनर, मनाली ने किया, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट भी किससे रिकवर करो, मनाली से। आपके कारण हमको ये फैक्ट कोर्ट में जाके नोट करना पड़ रहा है, आपने बिल डिसऑनर किया है ना, तो ये चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये नोटिंग चार्जेस साइली किससे रिकवर करने वाली है, मनाली से, तो वो लिख के रखेगी कि डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, मनाली से ये चार्जेस रिकवर करने हैं, मनाली अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, मनाली से रिकवर करने हैं और उसने बैंक को अमाउंट पे कर दी। बी नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल। क्या हम फोर्थ एंड फिफ्थ कंबाइन नहीं कर सकते, क्या कर सकते, डेट्स जब अलग अलग रहेगी तब आपको सेपरेटली रिकॉर्ड करना है, अगर कोई डेट दी नहीं है तो आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, क्योंकि एंट्री देखो सेम ही है, मनाली से डिसऑनर का भी पैसा लेना है, नोटिंग चार्जेस का भी पैसा लेना है, डिसऑनर का अमाउंट उसको बैंक को देना पड़ा, नोटिंग चार्जेस अमाउंट भी उसको बैंक को देना पड़ा, तो दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो। बिल नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल, इससे मनाली से, या बिल नोटिंग चार्जेस चार्ज पेड टू बैंक लिख सकते हो। नाउ फोर्थ फिफ्थ के बाद कैश, सिंपल ट्रांजैक्शन, ये सबको आता है। कैश, मनाली ने साइली को कुछ पार्ट पेमेंट किया, कितना पार्ट पेमेंट किया, दिया हुआ है 20,000 अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस, उसने कहा ठीक है इसमें से मैं आपको 20,000 देती हूँ और जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे की है ना चार्जेस वो भी मैं आपको दे देती हूँ, यानी साइली को मनाली ने टोटल कितना अमाउंट पे किया, 20,300 साइली को पैसा मिला, दैट इज फॉर साइली कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट, हु इज गिवर, मनाली इज गिवर, क्रेडिट द गिवर 20,300, being cash receipt, being cash receipt, ठीक, आगे नेक्स्ट सेवेंथ में अगर मैं चेक करती हूं तो वहां इंटरेस्ट लिखा है, क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आपको बताएगा कि इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, ये इंटरेस्ट चार्ज किया है, कौन करेगा इंटरेस्ट चार्ज, जिसको पैसा रिकवर करना है, साइली चार्ज करेगी ऑन मनाली, तो ये एंट्री आपको शो करनी है कि इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट चार्ज हुआ, साइली बताएगी कि ये इंटरेस्ट का अमाउंट मुझे लेना है और मनाली बताएगी कि ये इंटरेस्ट का अमाउंट मुझे देना है। क्यों चार्ज करेगी, क्योंकि अभी भी बैलेंस अमाउंट बचा है, तो साइली ने कहा आप लेट पेमेंट बहुत कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, कितना, 750, तो ये 750 हम शो करेंगे कि पहले इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो साइली चार्ज करेगी, तो साइली को तो ये इंटरेस्ट रिकवर करना है, किससे रिकवर करना है, मनाली से, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, इसीलिए 7th एंट्री में मनाली अकाउंट डेबिट। सारे क्वेश्चन में हम ऐसे ही एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट उसके लिए इनकम रहने वाला है क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट हम रिकवर करने वाले हैं मनाली से, इसीलिए क्रेडिट ऑल इनकम्स इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 750, बिग इंटरेस्ट चार्ज। अगेन न्यू बिल ड्रॉ हुआ, बैलेंस अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, अभी भी साइली को मनाली से 20,000 अमाउंट रिकवर करने हैं, प्लस उसने इंटरेस्ट जोड़ दिया और नया बिल ड्रॉ किया 20,750 का। जितने भी बिल ड्रॉ करेंगे एंट्री रिमेन सेम। क्या होती है बिल ड्रॉ की एंट्री,
सेकेंड एंट्री है बिल्स रिसीवेबल टू मनाली, तो लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल टू मनाली अकाउंट क्रेडिट 20,750. Being new bill drawn and accepted. Being new bill drawn and accepted. 9. अब क्या हुआ? हमने यहाँ डिसऑनर क्यों लिखा है समझा है कैसे? डिसऑनर क्यों लिखा? क्योंकि ट्रांजैक्शन में दिया है मनाली बिकेम इंसॉल्वेंट, मनाली इंसॉल्वेंट हो चुकी है, दैट मींस मनाली के स्टेट से हम फुल अमाउंट रिकवर नहीं कर पाएंगे, बट कुछ पार्ट पेमेंट जरूर मिलने वाला है। जब फुल अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते तो पहले बिल को क्या कर दो, डिसऑनर कर दो। तो मुझे डिसऑनर की एंट्री करनी है, ये सबको मालूम है। अब बिल ड्रॉ के बाद जब इमीडिएट डिसऑनर होता है, याद रखने का तरीका, बिल ड्रॉ होने के बाद इमीडिएट डिसऑनर होता है तो बिल ड्रॉ की अपोजिट एंट्री हम पास कर लेते हैं। दैट मींस बिल ड्रॉ हुआ है बिल्स रिसीवेबल टू मनाली, डिसऑनर होगा मनाली टू बिल्स रिसीवेबल। इमीडिएट डिसऑनर हुआ यानी बीच में कोई भी ट्रांजैक्शंस दिए हुए नहीं है, तो बिल ड्रॉ की अपोजिट एंट्री पास होती है डिसऑनर की, बिग बिल डिसऑनर। एंड लास्ट रिकवरी, मनाली के स्टेट से फुल अमाउंट तो मिल नहीं सकती, बट कुछ पार्ट पेमेंट जरूर मिलता है। कितना पार्ट पेमेंट रिकवर हुआ? दिया हुआ है 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट। यानी जितना अमाउंट साइली को मनाली से लेना था उसमें से साइली को कितना अमाउंट रिकवर हो रहा? 40%। यानी कितना अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा? 60%। क्या आगे में ये अमाउंट रिकवर होने की आशा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मनाली बिकेम इंसॉल्वेंट, वो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके स्टेट में पैसा ही नहीं है, यानी साइली का 60% अमाउंट डूब गया। तो सब रिकॉर्ड करो, जो 40% मिला उसको मुझे रिकॉर्ड करना है, जो 60% पैसे डूब गए उसको भी रिकॉर्ड करना है, और मनाली का अकाउंट परमानेंटली क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ हम आगे के ट्रांजैक्शंस कर ही नहीं सकते। ये सारी चीजों को मुझे जर्नल में रिकॉर्ड करना है। साइली को कितना अमाउंट रिकवर हो रहा है? 40%। किसका कैलकुलेट करेंगे? 40%। किसी ना किसी अमाउंट का कैलकुलेट करना है। कितना था नया बिल? कितना अमाउंट हमें अभी भी रिकवरेबल था? 20,750। तो 20,750 का हम कैलकुलेट करेंगे 40%। That means 8,300। ये 8,300 साइली को मनाली के स्टेट से मिलने वाला है। मिल गया। That means for साइली cash is coming in, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 8,300। 2,750 में से 8,300 रुपीज उसको मिल चुके हैं, यानी 12,450 रुपीज उसके डूब गए। 60% उसको कभी भी मिलने नहीं वाला, यानी जो पैसे डूब जाते हैं उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स इज अवर लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 12,450 बैलेंस अमाउंट। अब मुझे क्रेडिट करना है, हमें अब जितना पैसा मिलना था मिल गया, पैसे डूब गए, अब किसका अकाउंट परमानेंटली क्लोज करना है? मनाली का, इसलिए मनाली अकाउंट क्रेडिट 20,750। जितना टोटल डेबिट उतना टोटल क्रेडिट। बीइंग फाइनल अमाउंट रिकवर्ड। Being final amount recovered। हमको सिर्फ सैलरी की एंट्रीज पूछी थी, तो हमने सिर्फ सैलरी की एंट्रीज को जर्नल में रिकॉर्ड  किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
या होती है हमारी एंट्रीज इन। ठीक ना, आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विकी ओज 12,000 to बंटी, अंडरलाइन ओज। ओज मींस विकी को अमाउंट इज पेएबल टू बंटी। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यानी विकी को कौन सा अमाउंट पेएबल होगा, उसने परचेस ही किया होगा। बट आपको परचेस का ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, यानी ये परचेस पास्ट में कभी-कभी हो चुका है जिसका अमाउंट इज पेएबल टू बंटी। ऐसा आपको सेंटेंस ओस का देने के कारण हम ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि पास्ट में आपका परचेस का ट्रांजैक्शन हो चुका है। हम जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रेड बिल। ट्रेड बिल यानी पहले ट्रेड का ट्रांजैक्शन होना कंपलसरी है। इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि परचेस नहीं हुआ, परचेस हुआ है। उसी का ही अमाउंट विकी को पेएबल है बंटी को, वो सेंटेंस पढ़ के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो विकी ओज 12,000 टू बंटी एंड एक्सेप्ट्स 3 months बिल ड्रॉन बाय बंटी। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। ओज को कहीं शो करने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेसिफिकली दिया नहीं है कि परचेस हुआ, सेल हुआ, तो उसको भी आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एंड एक्सेप्ट 3 months बिल ड्रॉन बाय बंटी, दैट मींस हमारा डायरेक्ट फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या रहेगा, बंटी ड्रॉज अ बिल ऑन विकी। तो लिखते हैं डायग्राम में बंटी draws a bill on Vicky. That means Vicky accepts the bill and return it to Bunty. Bill drawn and accepted. कितने अमाउंट का बिल बनेगा, तो वहां दिया हुआ है ओज कितना था, पेएबल 12,000, तो बिल भी कितना बना होगा 12,000। जो क्रेडिट परचेस किए होंगे विकी ने उसके अगेंस्ट उसने बिल एक्सेप्ट किया। परचेस आपको दिया हुआ नहीं है, यानी पास्ट में कभी-कभी हो चुका है। ठीक, नाउ हु डिस्काउंट्स द सेम आफ्टर अ मंथ एट 10% पर एनम विद हिज बैंक। ये पीरियड ऑफ बिल कितना है, वहां दिया हुआ है एक्सेप्ट 3 months बिल, यानी कि ये बिल 3 months का था, बट बंटी ने ये बिल किया, कौन सा ऑप्शन चूज किया, डिस्काउंटेड विद बैंक। बट क्या इमीडिएट गया कि आफ्टर अ मंथ गया, आफ्टर अ मंथ वो बिल लेके बैंक के पास गया। बिल का पीरियड 3 months था, उसने बैंक को 1 महीने के बाद दिया, यानी बैंक रिकवरी के लिए कब जाएगी, आफ्टर 2 months। बैंक के लिए अभी सिर्फ 2 months का वेटिंग पीरियड है, तो बैंक के लिए जितना वेटिंग पीरियड होगा उतना बैंक चार्जेस डिडक्ट करेगी उस पीरियड में। तो कितने चार्जेस डिडक्ट किए, एट 10% पर एनम। तो मुझे 10% चार्जेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। किस पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे, बैंक को बिल मिला 12,000 का, तो बैंक ने 12,000 पे अपने चार्जेस डिडक्ट किए 1,200, बट दिस इज फॉर पर एनम। बैंक पूरे 3 months के चार्जेस डिडक्ट करेगी क्या, नहीं, बैंक के लिए वेटिंग पीरियड कितना है 2 months। बैंक को 2 months के बाद पैसे मिलने वाले हैं, तो बैंक 2 months के ही चार्जेस डिडक्ट करेगी। 1200 into 2 upon 12, that means 200, यानी आउट ऑफ 12,000 बैंक चार्जेस डिडक्ट करेगी 1,200 और कैश हैंड ओवर करेगी बंटी को 11,800। सेकेंड ट्रांजैक्शन बिल डिस्काउंटिंग। अब बिल है बैंक के पास, क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर हो चुका है। कोई आगे के ट्रांजैक्शंस रहने वाले हैं तो हमेशा डिसऑनर मिलेगा ही मिलेगा। देन एंड नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹100, किसने पे किए, नहीं मालूम। नोटिंग चार्जेस वो है जब कोई किसने पे किए नहीं मालूम, तो हम बताएंगे बंटी ने कोर्ट में पे किए होंगे नोटिंग चार्जेस। आप बैंक के तरफ से भी शो करते हो तभी भी चलता है। ठीक, एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। 100। देन आगे
Vicky then paid 25% of the amount of the bill and full amount of noting charges by cross check. यानी उसने कैश पेमेंट नहीं किया, चेक के थ्रू पेमेंट किया। तो विकी ने बंटी को कितना अमाउंट पे किया डिसऑनर के बाद, वो कुछ अमाउंट देने के लिए रेडी हो चुका है चेक के थ्रू, इसलिए मैंने बैंक लिखा 25% ऑफ द बिल। तो 12,000 का वो 25% देने के लिए रेडी हो चुका है, यानी कितना 3,000। 12,000 में से वो 3,000 देने के लिए रेडी है अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस, और ये 100 रुपीस की नोटिंग चार्जेस के लिए भी वो पेमेंट करने के लिए रेडी है, और उसने पेमेंट कर दिया। किस फॉर्म में? चेक के फॉर्म में, इसलिए मैंने लिखा बैंक 3,100। यानी बिल था 12,000 का, उसमें से उसने 3,000 रुपीस दे दिए, यानी अभी भी बिल का 9,000 रुपीस इज स्टिल रिसीवेबल फ्रॉम विकी। नोटिंग चार्जेस जो 100 थे वो पूरे के पूरे 100 दे दिए, यानी नोटिंग चार्जेस में से कुछ भी अमाउंट अनपेड नहीं है, विकी ने पूरा पे कर दिया है। आगे देखते हैं क्या दिया है। एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। बैलेंस अमाउंट का बना सेकंड बिल, बट सिर्फ बिल अमाउंट नहीं है, उसके साथ इंटरेस्ट भी जोड़ दिया है। कितना परसेंट? 12% फॉर 3 मंथ्स। इंटरेस्ट जो अमाउंट विकी ने पे की उस पे चार्ज करूं या बैलेंस अमाउंट पे चार्ज करूं? आंसर इज बैलेंस अमाउंट पे। जितना अमाउंट आपको लेट मिलेगा उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो 9,000 पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 12% फॉर 3 मंथ्स। ऐसा भी कर सकते हैं। कितना आ रहा है? 270। दैट मींस इंटरेस्ट चार्ज ऑन विकी is 270 and accepted a new bill for the balance plus interest, that is 9270। ये नया बिल ड्रॉ हो चुका है। अब नया बिल ड्रॉ होने के बाद वापस बंटी के पास 4 ऑप्शंस रहते हैं, रिटेन, डिस्काउंटिंग, एंडोर्स, कलेक्शन, कुछ भी कर सकता है। उसने क्या किया? न्यू बिल वाज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बाय बंटी। उसने ये बिल बंटी ने बैंक को दिया फॉर कलेक्शन, तो मुझे इसको शो करना पड़ेगा। ये बैंक के साथ नहीं दिखा सकती मैं, क्योंकि यहाँ डिस्काउंटिंग हुआ है। तो हमने ये नया बिल अगेन बैंक को दिया, बट फॉर कलेक्शन दिखाएंगे एक ट्रांजैक्शन, बिग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। देन आगे क्या हुआ? ऑन द ड्यू डेट द बैंक कलेक्टेड द अमाउंट ऑफ द न्यू बिल फ्रॉम विकी। अब ये बिल, सेकंड बिल बैंक के पास था, तो रिकवरी के लिए ड्यू डेट पे, यानी सेकंड बिल के ड्यू डेट पे बैंक गई किसके पास? विकी के पास। बैंक कलेक्टेड द अमाउंट, बैंक ने पैसा विकी से कलेक्ट भी कर लिया, एंड डेबिटेड बैंक चार्जेस ₹70 टू बंटीज अकाउंट, और कलेक्ट कर लिया यानी ऑनर हुआ, और बैंक ने ये सब के लिए चार्जेस कितने लिए? 70। तो मैंने लिखा नीचे कि ऑनर तो हुआ बट बैंक ने कितने चार्जेस लिए? 70। बैंक फ्री में काम तो नहीं करेगी, तो उसको जो हम कलेक्शन के लिए बोल रहे हैं तो उसने कितने चार्जेस लिए? 70 रुपीस। आगे और भी कुछ हुआ नहीं क्योंकि सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बंटी एंड बंटीज अकाउंट इन द लेजर ऑफ विकी। लेजर भी पूछा है, आपको क्या करना है? सेल तो है नहीं, सेल की एंट्री रिकॉर्ड मत करो, बिल ड्रॉ की एंट्री पास करो। आता है सबको? बंटी की बुक्स में पूछा है तो बंटी के लिए ही करेंगे। बिल डिस्काउंटिंग भी आएगा, डिसऑनर भी आएगा, नोटिंग चार्जेस भी आएंगे, पार्ट पेमेंट भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, न्यू बिल भी आएगा। 8, 9
मैं 7 मिनट्स दे रही हूँ विथ रूलिंग, विथ नरेशन। 7 घंटे तक आ जाओ। 8 9 हम साथ में करेंगे जल्दी, क्योंकि 8 9 में मुझे एक्सप्लेनेशन देना है। जल्दी करेंगे।
7 तक आ चुके हैं। सिर्फ पेमेंट चेक के थ्रू रिसीव हुआ, इसलिए हमने कैश की जगह पे बैंक अकाउंट को रिकॉर्ड किया, बाकी एंट्रीज रिमेन सेम। ऐसी एंट्री हर क्वेश्चन में होती है। अब एक में क्या हुआ कि बंटी ने अपने पास का बिल बैंक को दिया, बट फॉर विच पर्पस? फॉर कलेक्शन पर्पस। दोनों में डिफरेंस है डिस्काउंटिंग एंड कलेक्शन में। डिस्काउंटिंग में हम बैंक को बिल देते हैं और बैंक से इमीडिएट पैसे लेते हैं। कलेक्शन में हम बिल बैंक को देते हैं, बट बैंक हमको इमीडिएट पैसा नहीं देती। बैंक कब देगी? आफ्टर कलेक्शन। तो एक में हमारे पास से, अगर बंटी के पास से बिल बाहर गया, बट इसके अगेंस्ट उसको कोई कैश रिसीव नहीं हुई, दैट मींस फॉर बंटी बिल इज गोइंग आउट, तो वो तो रिकॉर्ड करेगा कि बिल बाहर गया। तो हम एक ट्रांजैक्शन में पहले क्रेडिट कर देते हैं, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। सेकंड बिल दे रहा है एंड अमाउंट ऑफ सेकंड बिल इज 9270, बट डेबिट तो मुझे किसी ना किसी को करना है। किसको दिया बिल? वो लिख के रखेगा, बैंक को दिया, बट फॉर विच पर्पस? फॉर कलेक्शन पर्पस। इसलिए पूरा लिखा जाएगा बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। आप बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन भी लिख सकते हो, बट बैंक को दिया है तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। कलेक्शन पर्पस के लिए दिया तो वहां हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक। नरेशन, being bill sent to bank for collection, being bill sent to bank
फॉर कलेक्शन। अब ये बिल है बैंक के पास। 9th ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, बैंक किसके पास गई, विकी के पास। अपने पास का बिल ऑफ एक्सचेंज विकी को दे दिया। देखो आपने प्रॉमिस किया पैसे दो, ये रख लो आपका बिल। विकी ऑनर द बिल और डिसऑनर द बिल, दिया हुआ है ऑनर द बिल। विकी ने पैसे दे दिए। कैसा सेंटेंस दिया है कि ऑन द ड्यू डेट द बैंक कलेक्टेड द अमाउंट फ्रॉम विकी, यानी विकी से कलेक्ट किया, यानी विकी ने पैसा दिया, विकी ने पैसा दिया, यानी उसने बिल को ऑनर कर दिया। विकी ने पूरे 9270 बैंक को दिए, क्योंकि विकी को तो 9270 ही देना था, तो उसने 9270 दे दिए। बैंक को पैसे मिले 9270। क्या ये बैंक पैसा अपने पास रख लेगी? नहीं। एग्रीमेंट क्या हुआ था कि कलेक्ट करके हमें पैसा ला करके दो, तो उसने कलेक्ट तो कर लिया, तो ये अमाउंट को अपने पास नहीं रखती बैंक। ये अमाउंट किसको वापस कर देगी? बंटी को। बट इसके लिए अपने चार्जेस भी लेगी। कितने चार्जेस लिए उसने? 70 रुपीज। तो बैंक ऐसा नहीं करेगी, 9270 देगी और 70 रुपीज वापस ले लेगी। उससे अच्छा बंटी को बताएगी हमने कलेक्ट तो कर लिए हैं 9270, हम हमारे चार्जेस 70 रुपीज आपको जो देने हैं वो हम डिडक्ट कर रहे हैं और बचा हुआ अमाउंट हम आपको वापस कर रहे हैं। तो बैंक यहाँ क्या करेगी? विकी से कलेक्ट करेगी पूरा अमाउंट कलेक्ट करने के बाद अपने चार्जेस निकाल लेगी एंड रिमेनिंग कैश हैंडेड ओवर टू बंटी। इस ट्रांजैक्शन में तीनों पार्टीज इन्वॉल्व है। विकी पेमेंट कर रहा है, बैंक को पैसा मिल रहा है, अपने चार्जेस निकाल रहा है और बैंक इसको वापस कर रहा है बंटी को। तीनों पार्टीज इन्वॉल्व है, बंटी को भी पैसा मिल रहा है। बट आपको सोचना है अभी सिर्फ बंटी के लिए। बंटी को पैसा मिला, दैट मींस फॉर बंटी कैश इज कमिंग इन, बट बंटी को 9270 पूरे मिले हैं कि उसने बैंक ने चार्जेस डिडक्ट करके भेजे हैं ना। तो बंटी को कितना अमाउंट मिलेगा? 9270 में से बैंक ने अपने 70 रुपीस के चार्जेस डिडक्ट करने के बाद बंटी को कैश दी 9200, दैट मींस फॉर बंटी कैश इज कमिंग इन और इंस्टेड ऑफ कैश बैंक अकाउंट डेबिट 9200। बट अमाउंट कितना लेना था? 9270, बट ये कलेक्शन के लिए देने के कारण उसको 70 रुपीस कम मिल रहे हैं, क्योंकि उसने बैंक ने अपने चार्जेस निकाल लिए, तो 70 रुपीस बंटी को कम मिले। रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, हर एक अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी। 70 रुपीस उसको कम मिल रहे हैं क्योंकि उसके लिए वो एक्सपेंस हो रहा है और रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, और ये डेबिट जो हो रहा है एक्सपेंस उसका नाम क्या है? बैंक चार्जेस दिया हुआ है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। 9200 अमाउंट मिली इसलिए 9200 लिखा। 70 रुपीस नहीं मिला, उसका एक्सपेंस हुआ, उस एक्सपेंस का नाम क्या है? बैंक चार्जेस। अब मुझे क्रेडिट किसी ना किसी को करना पड़ेगा। किसको क्रेडिट करेंगे? मैं बिल को क्रेडिट नहीं कर सकती। मैं हमेशा बोलती हूँ बिल को डेबिट क्रेडिट करने की बहुत इच्छा होती है, तो प्रीवियस एंट्री में देख लो बिल बाहर जा चुका है, बिल को क्रेडिट नहीं कर सकते। किसको क्रेडिट करेंगे? बैंक फॉर कलेक्शन को, क्योंकि यहाँ बैंक का रोल खत्म हो चुका है। जब बैंक का रोल चालू हुआ था तो हमने बैंक को डेबिट किया था। अब बैंक का आपको परमानेंट अकाउंट क्लोज करने के लिए बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। या आप ऐसा भी सोच सकते हो बंटी को जो पैसा मिल रहा है, हु इज गिवर? बंटी को वो कौन दे रहा है? बैंक दे रही है ना, क्रेडिट द गिवर। इसीलिए बैंक पर पूरा लिखना बैंक फॉर कलेक्शन, जितना टोटल डेबिट उतना टोटल क्रेडिट। बट लॉजिक बिहाइंड दिस इज बैंक का जब रोल स्टार्ट हुआ था तब मैंने बैंक को डेबिट किया, अब मुझे बैंक का रोल खत्म करना है, उसका अकाउंट क्लोज करना है, क्योंकि बैंक ने कलेक्ट करके दे दिए ना पैसे, तो बैंक का अकाउंट क्लोज करो, इसीलिए बैंक को क्रेडिट किया जाता है। ठीक, बिल ऑनर, इसलिए पैसे मिल रहे हैं। बिल ऑनर। अब आपको इस क्वेश्चन में लेजर भी पूछा है, किसी ना किसी का अकाउंट किसी ना किसी के बुक में प्रिपेयर करने के लिए पूछेंगे। जैसे मेरे पास जर्नल है बंटी का,
तो बंटी के बुक्स में तो भी बंटी का अकाउंट तो बनता ही नहीं ना, बंटी के बुक्स में बस किसका अकाउंट बनेगा, विकी। तो उस समय आपको पूछा बोला जाएगा कि ओपन विकीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बंटी। और जब विकी का जर्नल होगा तो उसमें आपको किसका अकाउंट पूछेंगे, बंटी, क्योंकि विकी अपने बुक्स में अपना अकाउंट बनाएंगे, तो बंटी का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो आपको पूछा क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। आपको दिया हुआ है 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बंटी, हमने रिकॉर्ड कर दी, एंड बंटीज अकाउंट। जब बंटी का अकाउंट पूछा है आने नहीं वाला, तो बंटी का अकाउंट हमको किसकी बुक्स में पूछा जाएगा, विकी के बुक्स में। बट विकी का बुक का जर्नल मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ बंटी का जर्नल है, तो मुझे विकी का जर्नल नहीं है, बट विकी की एंट्रीज मुझे आती है, आना ही चाहिए डायरेक्ट। ठीक, तो आपको पूछा है बंटीज अकाउंट, तो मैं लिखती हूँ बंटीज अकाउंट। बट किसकी बुक्स में बनेगा बंटी का अकाउंट, विकी के बुक्स में। तो इन द बुक्स ऑफ विकी, बुक्स यानी जर्नल, जर्नल बुक विकी का आपके सामने होना चाहिए, जो आपको पूछा ही नहीं, बट इसकी बेसिस पे हम उसकी एंट्रीज फॉर्म कर सकते हैं आराम से। ठीक, तो करते हैं इन द बुक्स ऑफ विकी बंटीज अकाउंट, जर्नल विकी का, अकाउंट बंटी का, लेजर का फॉर्मेट पूरा ड्रॉ होना चाहिए, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट। जल्दी से बनाएं, सिर्फ लाइंस ड्रॉ करो 8 to 9 लाइंस, ताकि हम स्टार्ट कर सकते हैं पोस्टिंग। अब अगर मैं देखती हूं तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, आप इस जर्नल का हेल्प लेते हुए भी उसकी एंट्रीज को फॉर्म कर सकते हैं, अपोजिट एंट्रीज होती है मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक, अगर मैं देखती हूं तो फर्स्ट एंट्री डायरेक्टली बिल ड्रॉ की है, बट फर्स्ट एंट्री हमेशा क्या होनी चाहिए, परचेस नहीं तो सेल। बट परचेस सेल आपको ट्रांजैक्शन दिया ही नहीं था, तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। बट लेजर में हमको वो ट्रांजैक्शन हो चुका है ये दिखाना पड़ता है, तो ये लेजर टैली होता है। तो पास्ट में आपका वो ट्रांजैक्शन हो चुका है, यानी किसी ना किसी को अमाउंट रिसीवेबल था, किसी ना किसी को अमाउंट पेएबल था। विकी को क्या था, हम विकी के लिए कर रहे हैं ना, विकी के बुक्स में लेजर कर रहे हैं ना, विकी को अमाउंट इज पेएबल टू बंटी, इसने रिसीवेबल बनाया है ना, एंड इसके लिए वो पेएबल था। अमाउंट इज पेएबल, और रूल कहता है क्रेडिट टू मनी इज पेएबल, तो ये पेएबल अमाउंट फर्स्ट ट्रांजैक्शन की मुझे शो करनी पड़ेगी क्रेडिट में, और इसके सामने लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका कोई डेट नहीं होता, डेट वैसे भी नहीं दी है, तो हम ब्लैंक रखेंगे। हमने क्या किया, लेजर में ओपनिंग बैलेंस आपको शो करना पड़ेगा जब आपको क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज सेल का दिया हुआ नहीं है। अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज सेल का दिया हुआ है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शो करने की जरूरत ही नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस कब आएगा, जब आपको क्वेश्चन में परचेज सेल दिया हुआ नहीं है, यहां नहीं है, तो मुझे ओपनिंग बैलेंस लिखना है। कहां लिखूं, डेबिट में कि क्रेडिट में? तो विकी को बंटी को अमाउंट इज पेएबल ना, विकी परचेसर है ना, इसको अमाउंट देना है ना, एंड रूल सेज क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल, इसलिए बैलेंस लिखा क्रेडिट में। याद रखने के तरीके आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। विकी राइट में लिखा है, इसलिए विकी के बुक्स में राइट में बैलेंस जाएगा, ये लॉजिक नहीं होता, बट कर सकते हो आप याद रखने का तरीका। अगर परचेस की एंट्री होती तो विकी ने क्या एंट्री पास की होती, परचेस टू बंटी, तो बंटी के क्रेडिट में परचेस की ही एंट्री है, बट उसके सामने लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसा भी याद रख सकते हैं। बहुत सारे तरीके आपको ढूंढने हैं कि आपको कैसे ओपनिंग बैलेंस को याद रखना है। ठीक, ये ओपनिंग बैलेंस कंपल्सरीली लिखना ही पड़ेगा उस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में आपको परचेस सेल दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हमने लिख लिया। अब हम नॉर्मल एंट्रीज को पोस्ट करते हैं लेजर में। कैसे,
सकते हैं। इसने फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड की बिल्स रिसीवेबल टू विकी, तो विकी क्या एंट्री पास करेगा? अपोजिट ना, बिल्स रिसीवेबल टू विकी है तो विकी क्या पास करेगा? बंटी टू बिल्स पेबल। यस नो? यस, बट इसने विकी को क्रेडिट किया तो विकी बंटी को डेबिट करेगा। बंटी टू बिल्स पेबल, बंटी टू बिल्स पेबल, बंटी के डेबिट में टू बिल्स पेबल 12,000, डेट में 1। सेकेंड ट्रांजैक्शन है कैश डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल, इसमें कहीं भी सेकेंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए सेकेंड पार्टी इसकी एंट्री भी पास नहीं करती। बराबर? देन विकी टू कैश, यहाँ विकी इन्वॉल्व है तो विकी अपने बुक्स में एंट्री जरूर पास करेगा, इसलिए विकी को डेबिट किया तो वो बंटी को क्रेडिट करेगा। डिसऑनर की एंट्री है ना, डिसऑनर पे जब बैंक गई थी विकी के पास तो बैंक ने विकी को क्या दिया था? बिल्स पेबल दिया था। दैट इज फॉर विकी बिल इज कमिंग इन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बंटी अकाउंट क्रेडिट, ऐसी एंट्री पास होती है क्योंकि अमाउंट इज पेबल टू बंटी इन फ्यूचर। उसने बैंक को आज नहीं दिया, अब वो फ्यूचर में किसको देगा? बंटी को ही देगा, इसलिए एंट्री पास होती है बिल्स पेबल टू बंटी। बंटी क्रेडिट हुआ है इसलिए बंटी के क्रेडिट में बाय बिल्स पेबल। अपोजिट, यहाँ इसने विकी को डेबिट किया है तो विकी बंटी को क्रेडिट करेगा। अगर ये रिसीवेबल होता है तो विकी ने पेएबल बोलना चाहिए। बराबर? देन नेक्स्ट इज विकी टू कैश, इसने विकी को डेबिट किया यानी विकी बंटी को क्रेडिट करेगा, यानी बंटी के क्रेडिट में। पर ये 200 क्या है? नोटिंग चार्जेस है, ये नोटिंग चार्जेस विकी को खुद को बेयर करने हैं, इसलिए नोटिंग चार्जेस की एंट्री विकी पास करता है, नोटिंग चार्जेस टू बंटी। ये एंट्री आपको आती है ना? देन बैंक टू विकी, क्रॉस चेक दिया, विकी को क्रेडिट किया तो विकी बंटी को डेबिट करेगा, एंट्री पास होगी बंटी टू बैंक। इसको देखते हुए भी आपको सेकंड बुक्स की एंट्रीज थोड़ा सोचने के बाद आराम से आ सकती है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक? देन विकी टू इंटरेस्ट, तो वो क्या पास करेगा? इंटरेस्ट टू बंटी, बंटी क्रेडिट बाय इंटरेस्ट 270। बिल्स रिसीवेबल टू विकी, तो विकी क्या पास करेगा? बंटी टू बिल्स पेएबल 9270। बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल, सेकंड पार्टी इन्वॉल्व है ही नहीं तो एंट्री पास होंगी ही नहीं। 9th में भी कैश बैंक चार्जेस टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी ये एंट्री इसमें सेकंड पार्टी इन्वॉल्व है ही नहीं तो इसके लिए भी सेकंड पार्टी इन्वॉल्व रहेगी नहीं। 9th में क्या होगा? फॉर विकी बिल इज कमिंग इन, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बैंक ने उसको बिल दिया तो विकी को बिल मिला और उसने कैश दी, कैश इज गोइंग आउट, विकी क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स पेएबल टू कैश, जिसमें बंटी कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं तो 9th भी एंट्री बंटी के लेजर में पास होगी नहीं। देखते हैं लेजर टैली तो होना ही चाहिए। ये आ गया है लेजर का टोटल, या हमारा लेजर टैली क्यों हुआ? क्योंकि कंप्लीट ट्रांजैक्शंस है, सेकंड बिल का एंड तक ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। अगर सेकंड बिल ड्रॉ करने तक ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑनर डिसऑनर कुछ भी नहीं होता तो ये लेजर भी टैली नहीं होगा। तो टैली लेजर कब होगा? जब आपको सेकंड बिल का एंड तक दिया जाएगा कि क्या हो रहा है, रिकवरी हो रही या डिसऑनर हो रहा या क्या हो रहा, पूरे ट्रांजैक्शंस दिए हैं तो जरूर टैली होगा और आपको क्वेश्चन में पूरे ट्रांजैक्शंस दिए ही जाएंगे। ठीक? तो इसलिए हमारा लेजर यहाँ टैली हो रहा है। आ जाते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड वन आएंगे से। देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी 2020 डेट दिया हुआ है ना, तो डेट आपको मेंशन करना ही है। कल्पना सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 टू पार्थ ऑन क्रेडिट। लिख देते हैं कल्पना
60,000 कल्पना sold goods to Parth on credit रहेगा ही रहेगा, इसीलिए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। 1 जनवरी 2020 आगे Parth gives his acceptance to Kalpana for 40,000 amount for 4 months। यानी हमने कुछ 60 की बेची, पर पार्थ ने कितने का बिल एक्सेप्ट किया? 40 का दिया है ना, ऐसा तो आपको 40,000 का ही बिल बनाना पड़ेगा फॉर 4 months। कल्पना draws the bill on Parth, Parth accepts the bill again on 1st January 2020, but this bill amount is 40,000 दिया हुआ है कि पार्थ ने कितने का बिल एक्सेप्ट किया? 40,000 का फॉर 4 months। 60,000 टोटल गुड्स सेल किए, बट उसमें से 40,000 का ही बिल एक्सेप्ट किया, ऐसा क्यों? 20,000 का क्या होगा? क्या वो कभी देंगी नहीं या क्या हो रहा है? देखो आगे दिया हुआ है। On the next day, that is on 2nd January, and balance amount, नहीं 40,000 अमाउंट फॉर 4 months on next day के बाद फिर फुल स्टॉप चाहिए, that means बिल ड्रॉ हो रहा है on 2nd January, ठीक? And balance amount paid in cash under 2% cash discount, यानी बचा हुआ बैलेंस उसने पे तुरंत कर दिया, उसने अच्छा काम किया तो उसको डिस्काउंट भी कल्पना ने दिया। कितना परसेंट? 2%। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो, तो कैश डिस्काउंट भी हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट? बैलेंस अमाउंट पेड इन कैश, कितना अमाउंट पे कर दिया उसने कल्पना को? पार्थ ने 20,000 एंड ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ 2% कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उसने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया, ठीक? टोटल गुड्स सोल्ड हुए हैं 60,000 के, आउट ऑफ 60,000 40,000 का बिल ड्रॉ हुआ, रिमेनिंग 20,000 का क्या हुआ? तो उन्होंने दिया कि पार्थ ने ये बैलेंस तुरंत पे कर दिया, उसने तुरंत पेमेंट किया, इसलिए उसको डिस्काउंट भी मिला है 2% का। कैसे रिकॉर्ड करना देखेंगे हम आगे। On 4th January, Kalpana endorses the bill in favor of Jhalak in full settlement of his debts rupees 44,000। उसने कल्पना ने बिल किसको एंडोर्स किया? झलक को। इन फुल सेटलमेंट देखेंगे क्या है एंडोर्स। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट 44,000। तो झलक के साथ ट्रांजैक्शन 44,000 का हुआ था, पर उसने झलक को कितने अमाउंट का बिल दिया होगा? 40,000 का। यहाँ पर भी मुझे बहुत कुछ एडजस्टमेंट करनी है, ठीक? आगे झलक then discounted the bill with his bankers at a discount of 15% per annum। झलक ने वो बिल बैंक को डिस्काउंट किया, that means fourth transaction discounting, यानी झलक ने अपने पास का बिल बैंक को दिया, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए और झलक को पेमेंट कर दिया। कितना परसेंट चार्जेस डिडक्ट किए? 15% पर एनम। आगे ऑन द ड्यू डेट पार्थ ऑनर्ड द बिल, पार्थ ने बिल ऑनर किया। अब रिकवरी के लिए कौन किसके पास जाने वाला है देखेंगे धीरे धीरे। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज, सारे पार्टीज यानी कल्पना, पार्थ, झलक, इवन बैंक के बुक्स में भी आपको एंट्रीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट हम बैंक के लिए नहीं करेंगे, हम कल्पना, पार्थ और झलक के लिए ही करेंगे, ठीक? आगे बढ़ते हैं। एंड शो कल्पना's अकाउंट इन द लेजर ऑफ पार्थ। और आपको और एक पूछा है कल्पना अकाउंट इन द लेजर ऑफ पार्थ, यानी पार्थ के बुक्स में कल्पना का अकाउंट। तो हम क्या करेंगे? कल्पना की बुक्स की एंट्रीज पहले, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कल्पना,
3 to 4 ही एंट्रीज है। हाफ ऑफ पेज करो, लिंक कंप्लीट करो। इन द बुक्स ऑफ पार्थ ऑल पार्टीज बोला है तो हम झलक के लिए भी एंट्रीज पास करेंगे। झलक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ झलक। चलो बैंक के लिए भी कर ही लेते हैं। Journal entries in the books of bank. इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस कम है बट आपको सारे बुक्स में एंट्रीज पूछी है, ऐसा भी रहेगा। जब ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे तो सारे बुक्स में आपको एंट्रीज नहीं पूछेंगे। जल्दी से रीड कंप्लीट करो। Half of page Kalpana and Parth, Jhalak and Bank। फटाफट। फर्स्ट के लिए आपको मेरी हेल्प लगेगी नहीं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है सिर्फ कल्पना और पार्थ के बीच में, तो कल्पना और पार्थ की एंट्री पास करेंगे। कौन सा ट्रांजैक्शन है? कल्पना सोल्ड गुड्स टू पार्थ, तो कल्पना ने पार्थ को गुड्स सेल किए। क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल की एंट्री, पार्थ ने परचेस किए, क्रेडिट परचेस है, परचेस की एंट्री। जल्दी से कंप्लीट करो फर्स्ट एंट्री इन बोथ द बुक्स। डेट लिखना है। Being goods sold, being goods purchased। इस ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है कि बिल ड्रॉ हो रहा है बट अमाउंट इज 40,000। तो कल्पना ड्रॉज अ बिल ऑन पार्थ, पार्थ एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू कल्पना फॉर द अमाउंट ऑफ 40,000। ये भी सबको एंट्री आती है। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय कल्पना, बिल्स रिसीवेबल टू पार्थ, bills receivable to Parth 40,000 and Kalpana to bills payable $40,000 being bill drawn and accepted। Being bill drawn and accepted। ठीक, आगे नेक्स्ट। अब क्या हो रहा है कि पार्थ ने 60,000 का बिल परचेस किए बट उसमें से बिल से 40,000 का एक्सेप्ट किया, यानी 20,000 उसने पे कर दिए ऐसा दिया हुआ है। बैलेंस अमाउंट पेड इन कैश, उसने क्या कर दिया कि जो 40,000 का बिल
करने के बाद जो 20,000 बैलेंस अमाउंट था वो उसने कैश में किसको दे दिया, कल्पना को दे दिया, इमीडिएट दिया। तो कल्पना ने कहा कि ठीक है आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग बिल। पार्थ ने क्या किया, टोटल कल्पना से गुड्स परचेज किए 60,000 के, बट आउट ऑफ 60,000 उसने बिल एक्सेप्ट किया 40,000 का। 20,000 अभी भी पार्थ को देना बाकी था, तो पार्थ ने क्या किया, ये 20,000 उसने कल्पना को इमीडिएट पे कर दिया। जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसी दिन उसने बैलेंस अमाउंट भी पे कर दिया, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2 जनवरी को ही वो बैलेंस अमाउंट पे कर दिया, यानी उसने अच्छा काम किया, प्रॉम्प्ट पेमेंट किया, इसीलिए कल्पना ने उसको डिस्काउंट दिया 2% का। पार्थ पूरे 20,000 देने के लिए रेडी था, बट वो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा है, इसीलिए कल्पना ने उसको 2% का डिस्काउंट दिया। अपनी खुशी से कहा कि आप 2% कम पे करो। तो पार्थ ने एक्चुअल कितना पेमेंट किया वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट वो रेडी है देने के लिए 20,000, बट कल्पना ने कहा आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हो तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कितना डिस्काउंट मिलेगा 400, यानी आप हमें कितना पे कर दो 19,600। कल्पना को 20,000 पूरे नहीं लिए उसने, 19,600 ही लिए और 400 रुपीस का पार्ट को उसने डिस्काउंट दिया। उसको जो कैश मिला उसको भी वो रिकॉर्ड करेगी, जो डिस्काउंट उसने दिया पार्ट को वो भी रिकॉर्ड करेगी। तो इसकी एंट्री हम कल्पना के लिए सोचते हैं, कल्पना बन के सोचते हैं। कल्पना को कैश मिल रहा है पार्ट से, दैट मींस फॉर कल्पना ऑन 2 जनवरी कैश इज कमिंग इन कैश अकाउंट डेबिट, उसने कैश में पे किया, ऐसे ही दिया हुआ है। कितना अमाउंट 20,000 को पूरा नहीं ले रही है, 19,600 ले रही है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 19,600। 400 रुपीस वो पार्ट से कम ले रही है, तो उसने पार्ट को कहा 400 रुपीस कम दो, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 400 रुपीस कल्पना को कम मिल रहे हैं, उसके लिए एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। इसको हम बैड डेट्स नहीं मान सकते, क्योंकि उसने अपनी खुशी से कहा कि 400 रुपीस कम दो, तो इसको बैड डेट्स नहीं क्रेडिट कर सकते, डिस्काउंट मानेंगे। क्रेडिट करना पड़ेगा, ये कैश और डिस्काउंट वो किसको दे रही है, पार्थ को। हु इज गिवर ऑफ कैश, पार्थ इज गिवर, क्रेडिट द गिवर, पार्थ अकाउंट क्रेडिट 20,000, बिग कैश रिसीट, बिग कैश रिसीट। अब पार्थ भी इसकी एंट्री पास करेगा, क्योंकि इसमें पार्थ भी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे बुक्स में एंट्रीज करनी है, तो पार्थ बन के सोचो। पार्थ ने कैश पे किया, दैट मींस फॉर पार्थ कैश इज गोइंग आउट, एक लाइन ब्लैंक रखते हुए हम कैश को क्रेडिट कर देंगे 19,600। उसको 400 रुपीस कम देने हैं, यानी 400 का उसका इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, बराबर। अब who is the receiver of this cash, कल्पना is receiver, इसलिए कल्पना अकाउंट डेबिट, जितना टोटल क्रेडिट उतना टोटल डेबिट, बी कैश पे, बी कैश पे। ठीक, अब आगे क्या हुआ, अब ये बिल 60 का था, उसमें 20 का हिसाब लग चुका है, बिल बना 40,000 का, अब ये 40,000 का बिल कल्पना के पास है। कल्पना इस बिल का क्या क्या कर सकती है, रिटेन, डिस्काउंटिंग, एंडोर्स, कलेक्शन, कुछ भी चारों में से कोई भी एक ऑप्शन वो चूज कर सकती है। उसने कौन सा ऑप्शन चूज किया, कल्पना एंडोर्स बिल टू झलक, यानी कल्पना ने अपने पास का बिल झलक को दिया। एंडोर्स मींस ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी, हम थर्ड पार्टी को क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा था जिसका अमाउंट कल्पना को झलक को देना था, इंस्टेड ऑफ अमाउंट उसने क्या कर दिया, बिल दे दिया। कितने अमाउंट का बिल था, 40 का, उसने झलक को कितने अमाउंट का बिल दिया, 40 का। पर क्या झलक के साथ जरूरी है क्या कि 40,000 का ही ट्रांजैक्शन हो, 40 का हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट उससे कम नहीं रहेगा, क्योंकि बिल अगर मैं 40 का दे रही हूँ, या तो 40 का ट्रांजैक्शन हो रहा है झलक के साथ, या उसके ज्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है, पर उसने 40,000 का बिल दे दिया।
अब कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है या 40,000 का हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया है क्या, पहले चेक करते हैं। और आपको दिया हुआ है on 4th January, Kalpana endorses the bill in favor of Jhalak in full settlement of his debts ₹44,000। यानी कल्पना और झलक के साथ ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट का हुआ था, 44,000 का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 44,000 ऑफ हिज डेट। यानी कल्पना को झलक को 44,000 देना था, डेट से नहीं देना था, लोन था, जो अमाउंट उसको देनी थी 44,000 की। तो 44,000 के बदले में उसने क्या किया, ये जो बिल मिला था ना वो झलक को दे दिया। फिर बचे हुए अमाउंट का क्या करेंगे, 4,000 का मान दिया है इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट यानी झलक ने कहा 4,000 रुपए आपको माफ। इन फुल सेटलमेंट ऐसे दिया है ना, यानी 44 के ट्रांजैक्शन के बदले में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करो 40,000 को लेके, बचे हुए डिफरेंस को आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको माफ कर दिया, यानी डिस्काउंट मिला। माफ किया यानी क्या, झलक ने कहा ठीक है हम आपको 4,000 का डिस्काउंट दे देते हैं, इतना डिस्काउंट तो नहीं दे सकता कोई, मत दिया, ऐसा दिया है। झलक के बीच और कल्पना के बीच ट्रांजैक्शन हुआ था टोटल 44,000 का, यानी कल्पना को 44,000 अमाउंट झलक को देनी थी, बट कल्पना ने क्या किया, 40,000 का बिल दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट्स ऑफ 44,000। यानी झलक को कहा मुझे 44,000 देने थे बट मैं आपको 40,000 दे रही हूँ। झलक ने कहा ठीक है 4,000 माफ हुए। ऐसे कैसे समझा, इन फुल सेटलमेंट दिया हुआ है, एटलीस्ट डिफरेंस को आगे में आपको देने की जरूरत नहीं है, यानी झलक ने यहाँ कल्पना को दिया डिस्काउंट। अब ये ट्रांजैक्शन कल्पना और झलक के बीच में हो रहा है, तो इसकी एंट्री कल्पना और झलक रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करते हैं, पहले बन जाते हैं कल्पना ने बिल दिया 40,000 का, दैट मींस फॉर कल्पना बिल इज गोइंग आउट ऑफ ₹40,000। तो 4th जनवरी को कल्पना बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेगी। कितना अमाउंट का बिल दिया है उसने, 40,000 का, बट कल्पना का झलक के साथ ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट का था, 44, बट उसने बिल कितने का दिया, 40। क्या 4,000 उसको आगे देने की जरूरत है क्या, नहीं है। हमें कैसे समझा, इन फुल सेटलमेंट दिया हुआ है, इन फुल सेटलमेंट है, यानी आपको आगे ये कैश देने की जरूरत नहीं है कल्पना को, तो कल्पना के लिए प्रॉफिट हुआ ना, इनकम हुआ, वो प्रॉफिट वो इनकम को वो क्रेडिट करेगी और उसको नाम देगी डिस्काउंट। जितना टोटल क्रेडिट उतना टोटल डेबिट होना चाहिए, तो 44,000 को हम डेबिट करेंगे और ये 44,000 के आगे हमें कुछ ना कुछ तो लिखना है। ये बिल जो बाहर गया, ये डिस्काउंट जो रिसीव हुआ, इसके कारण किसको मिला है बिल, झलक को मिला है, इसलिए झलक अकाउंट। एंडोर्समेंट में इसी एंट्री पास करते हैं झलक टू बिल्स रिसीवेबल, बट कभी भी यहाँ आपको हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें ऐसा नहीं था कि दोनों का अलग-अलग अमाउंट था, तो जो डिफरेंस है उसको हमने क्या ट्रीट किया, डिस्काउंट, पेइंग बिल एंडोर्स। पेइंग बिल एंडोर्स। अब बन जाते हैं झलक। झलक को कल्पना ने बिल दिया है, झलक को बिल मिल रहा है, दैट मींस फॉर झलक बिल इज कमिंग इन, तो झलक रिकॉर्ड करेगी बिल्स रिसीवेबल। पेएबल सिर्फ एक ही पार्टी के लिए होता है, दैट इज पार को ये बिल का अमाउंट हमेशा पेएबल रहेगा, बाकी सारी पार्टीज के लिए वो बिल्स रिसीवेबल होता है। झलक को बिल मिल रहा है इसीलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल मिला, 40,000 का, बट अमाउंट कितनी मिलनी चाहिए थी झलक को, 44, बट उसके अगेंस्ट उसको 40,000 ही मिल रहे। क्या ये 4,000 आगे मिलने की आशा है क्या, नहीं। क्या उसके पैसे डूब गए क्या, नहीं, उसने अपनी खुशी से कहा कि कम दो। हमें कैसे समझा, इन फुल सेटलमेंट। तो 4,000 रुपीस झलक को कम मिल रहे हैं, यानी उसके लिए वो एक्सपेंस
अब मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। हु इज गिवर, ये बिल का गिवर कौन है, कल्पना, क्रेडिट द गिवर। जितना टोटल डेबिट उतना टोटल क्रेडिट। सारे बुक्स में एंट्रीज होती है, बट हमेशा हमको दो ही बुक्स में एंट्रीज पूछी जाती है, तो हम दो ही के लिए सोचते थे। इस क्वेश्चन में मुझे सबके लिए सोचना है, ठीक। अब बिल किसके पास है, झलक के पास। तो झलक ये बिल को क्या क्या कर सकती है, रिटेन, डिस्काउंटिंग, एंडोर्स, कलेक्शन, वो भी कहीं ना कहीं ये बिल को ट्रांसफर कर सकती है। उसने क्या किया, आपको दिया है, झलक देन डिस्काउंटेड द बिल विद दिस बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। 15% पर एनम। अब एक मिनट, अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में हमें कोई ट्रांजैक्शन आगे में रहने वाला है क्या? नहीं। उसे बिल दे दिया और कहा कि ये पैसा किससे कलेक्ट करो, पार्थ से कलेक्ट करो। अगर पार्थ नहीं देता तो वापस कल्पना को ये अमाउंट देना पड़ेगा। क्या होगा आगे में देखेंगे बाद में, ठीक। देखते हैं। झलक then discounted the bill with his bank at a discount of 15% per annum। अब ये बिल किसने डिस्काउंट किया, झलक ने डिस्काउंट किया। किसके साथ, बैंक के साथ। कितना परसेंट, 15%। बिल उसको कितने अमाउंट का मिला, 40,000 का। तो उसने बैंक को भी कितने अमाउंट का बिल दिया, 40,000 का। तो बैंक ने 40,000 पे डिस्काउंट डिडक्ट किया होगा 15%, यानी कितना, 6,000। बट दिस इज फॉर पर एनम। अब आपको ये बताना है कि कितने पीरियड के लिए बिल था। जनवरी में सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, पीरियड ऑफ बिल आपको दिया हुआ है ऊपर। वो पीरियड जितना अमाउंट का बिल बनता है उसी पीरियड के लिए बनता है ना। ऐसा नहीं कि मैं झलक को दे रही हूँ तो उसके ऊपर काट पीट करके मंथ बढ़ा दिया। पीरियड ऑफ बिल कितना था, 4 मंथ्स। तो ये 4 मंथ्स के लिए ही वैलिडिटी रहेगा। तो बैंक को भी वेटिंग पीरियड 4 मंथ्स ही है, क्योंकि आपने सेम डे 4 जनवरी को ही इमीडिएटली बैंक को डिस्काउंट किया है झलक ने, क्योंकि डेट तो कुछ थी नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6,000 into 4/12 यानी 2,000, यानी बैंक ने डिस्काउंट 2,000 डिडक्ट किए और पैसा दे दिया। किसको मिल रहा है पैसा, झलक को। यानी ये ट्रांजैक्शन झलक और बैंक के बीच में है, तो ये एंट्री झलक और बैंक ही रिकॉर्ड करेगी ना। इसमें कल्पना और पार्थ कहीं इन्वॉल्व है क्या, कहीं नहीं। तो ना कल्पना रिकॉर्ड करेगी ना पार्थ रिकॉर्ड करेगा। झलक ने बिल दिया बैंक को, दैट मींस फॉर झलक बिल इज गोइंग आउट। एक लाइन ब्लैंक रखते हुए मैं बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देती हूँ। बिल अंदर आया तो वो रिसीवेबल था, बाहर जाएगा तो वो रिसीवेबल ही रहेगा। मिला था 40 का, बाहर भी गया 40 का। बट झलक को ये 40,000 के अगेंस्ट बैंक ने कितना अमाउंट पे किया, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 2,000। यानी बैंक ने झलक को कितनी कैश दी, 38,000। कैश इज कमिंग इन, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 38,000। 2,000 रुपीज उसको कम मिल रहे हैं, क्या वो बैड डेट्स है, नहीं। वो लॉस को खुद बेयर कर रही है, अपने खुशी से उसने डिस्काउंट दिया, इस खुशी से बिल सेंड किया बैंक को, इसलिए उसको हम कहेंगे डिस्काउंट बिल डिस्काउंटेड। बैंक से पैसे उसने ले लिए, अब बन जाते हैं बैंक ने पैसे दिया अगेंस्ट बिल। बैंक को सबसे पहले क्या होगा, बिल मिलेगा, दैट मींस फॉर बैंक बिल इज कमिंग इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बैंक के बुक्स में जैसे बैंक के बुक्स में आपको इंटरेस्ट शो करने की जरूरत नहीं होती, बट हम ऑल पार्टीज दिए तो बैंक को भी इंक्लूड कर दिए। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बैंक को बिल मिल रहा है 40,000 का, बट ये 40,000 के अगेंस्ट बैंक ने झलक को कितनी कैश दी, 38,000। दैट मींस फॉर बैंक कैश इज गोइंग आउट, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 38,000। 2,000 रुपीस उसने अपने चार्जेस लिए था, तो ये चार्जेस उसका क्या है, इनकम है। 40 के अगेंस्ट उसको 38,000 भी देने पड़े, यानी 2,000 उसके चार्ज
है यानी उसका इनकम है। क्रेडिट ऑल इनकम, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। बिल कैश पेड अगेंस्ट बिल, बिल कैश पेड अगेंस्ट बिल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एंट्री क्या हो रही है उसके बाद, अब ये तो हो गया। अब बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो रिकवरी के लिए 4 मंथ्स के बाद ये बैंक गई किसके पास? पार्क के पास। क्या हुआ? पार्क ऑनर द बिल। थैंक गॉड कि पार्क ने क्या कर दिया? ऑनर कर दिया, यानी पार्क ने बैंक को पैसे दे दिए, पूरे पैसे दिए। तो एंट्री फॉर पार्क सोचना है, एंट्री फॉर बैंक सोचना है। बैंक को पैसे मिले इसलिए बैंक झलक के पास जाने की जरूरत नहीं है, और झलक को बैंक से पैसे मिल गए तो झलक कल्पना के पास में जाएगी, सब खुश है। तो कैश मिल चुकी है, पार्क ने बैंक को पेमेंट कर दिया, दैट मींस फॉर पार्क कैश इज गोइंग आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। और पार्क को बैंक ने क्या दिया होगा? बिल दिया होगा। बैंक जब पार्क के पास जाएगी तो बताएगी देखो आपने ये प्रॉमिस किया था, इंडोर्स हुआ, फिर मेरे पास डिस्काउंटिंग करके लिए आया, इसलिए मैं आपके पास रिकवरी के लिए आया, तो ये बिल रखो, पेमेंट करो। पार्क बिल रखेगा, पेमेंट करेगा, बिल इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। एंट्री फॉर पार्क ड्यू डेट पे रहेगी 4 मंथ्स। 2 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ था, 4 मंथ्स यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई प्लस 3 days, दैट इज 5th May। Entry for part, bill is coming in, bills payable account debit to cash or bank account credit। जबकि बैंक इन्वॉल्व रहता है तो बैंक कितना ज्यादा करेक्ट है, वो पूरा कैश हैंडओवर करेगा। कितना? 20,000 नहीं सॉरी 40,000। बिल 40 का था ना, being bill honor। अब बन जाते हैं बैंक, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पार्ट और बैंक के लिए हो रहा है। बैंक को पैसे मिले, दैट मींस फॉर बैंक कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट। पूरी कैश मिल रही है 40,000। क्यों मिल रही है? अगेंस्ट बिल, उसको जो बिल मिला था वो उसने पार्क को दे दिया, दैट इज फॉर बैंक, बिल इज गोइंग आउट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। उसने बिल दिया, बदले में कैश दिया। बिल ऑनर, ऐसी होती है सारे बुक्स में एंट्री। जो ट्रांजैक्शन में जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो एंट्री रिकॉर्ड करेगी। ठीक, अब आपको और भी कुछ पूछा है, शो कल्पनाज अकाउंट इन द लेजर ऑफ पार्क। कल्पनाज अकाउंट, कल्पना का अकाउंट किसकी बुक्स में बनेगा? पार्क की बुक्स में। जल्दी से एंट्री करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेस है तो ओपनिंग बैलेंस शो करने की जरूरत है नहीं, रिकॉर्ड करो। इन द बुक्स ऑफ पार्क कल्पनाज अकाउंट। एक टाइप हमारा आज पूरा कंप्लीट हुआ है जब आपको कंबाइंड ट्रांजैक्शंस दिए जाते हैं। कल हम करेंगे जहां अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिए जाते हैं, तब हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा रिवाइज हो जाएगा। इन द बुक्स ऑफ पार्क ओपन कल्पनाज अकाउंट। कल्पना का अकाउंट पार्क के बुक्स में बन रहा है, तो मुझे पार्क का जर्नल देखना है और एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। ठीक, अभी तो बुक्स ऑफ पार्क, तो मुझे पार्क का जर्नल देखना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेस दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली परचेस से हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट एंट्री परचेस टू कल्पना, कल्पना क्रेडिट हुआ इसलिए परचेस कल्पना के क्रेडिट में बाय परचेस अकाउंट।
नेक्स्ट इज कल्पना टू बिल्स पेबल। कल्पना के डेबिट में टू बिल्स पेबल। देखो लंबा आज का वीडियो बहुत है, पर अभी पढ़ाई में तो हमको लगना ही है, ठीक। देन कल्पना टू कैश टू डिस्काउंट। कल्पना अकाउंट डेबिट, कल्पना के डेबिट में क्या क्या लिखेंगे? टू कैश टू डिस्काउंट। उसके बाद बिल्स रिसीव्ड बिल्स पेबल टू कैश बैंक। क्या है? तो कल्पना इन्वॉल्व नहीं है, तो लास्ट एंट्री आपको कल्पना अकाउंट में कहीं भी पोस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं ना, परचेज से लेकर के लास्ट बिल ऑनर्ड भी हो चुका है लास्ट में, तो पूरी कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, तो लेजर भी टैली होना चाहिए। देखते हैं क्रेडिट में तो एक एंट्री है 60,000, डेबिट में भी 40 + 20 दैट इज 60,000। लेजर हमारा टैली कब होगा? जब आपको कंप्लीट क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे। अगर एब्रप्ट एंड होता है कि सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज किया, नया बिल बनाया, नए बिल का आगे में क्या हुआ दिया नहीं, तो लेजर शोज बैलेंस, ठीक। बट आपको एग्जाम में जो आएगा वो कंप्लीट ही आएगा, तो आपका लेजर टैली होगा ही होगा। डन। तो यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट टाइप जब कंबाइंड ट्रांजैक्शंस होते हैं, सिंगल रो और सिंगल ड्रॉ के बीच के ट्रांजैक्शंस, कल हम करेंगे अलग अलग एक ही ड्रॉवर बट काफी सारे ड्रॉइज। याद है क्या? ए बी सी डी ई पॉइंट वाइज ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शन यही रहने वाले हैं, बिल ड्रॉ, एंडोर्स, कलेक्शन, डिस्काउंटिंग, बट ड्रॉइंग अलग अलग रहेगा। तो कल करेंगे वो टाइप, ताकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।